अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर स्टडी किया था मार्कोनी रूल को। हमने ख़ास तौर पे मैंने कहा था कि आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है। तो मार्कोनी रूल को हमने स्टडी किया था और उससे रिलेटेड हाइड्रोजन हैलाइड सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनमें कि मार्कोनी रूल को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मार्कोनी रूल में था कि मार्कोनी कहता है कि दो चीज़ें याद रखनी है मार्कोनी रूल को स्टडी करने के लिए। एक तो ये कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है। डबल बॉन्ड के दोनों साइडों में कार्बन एटम की तादाद बराबर ना हो, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है ना। तो एक कंडीशन क्या थी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसके मार्कोनी रूल से रिलेटेड दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास जो आप रीजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्कीन का, फॉर एग्जांपल HCl है, HBr है, जो भी है, तो उसमें से जो नेगेटिव पार्ट होगा, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर HCl है या HBr है तो उसमें से जब भी वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, चाहे Cl फॉर एग्जांपल या Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव बनेगा। तो ये जो नेगेटिव स्पीशी है, नेगेटिव पार्ट है, ये हमेशा जाके किस कार्बन पे अटैच होता है? उस कार्बन पे अटैच होना चाहिए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। ठीक है ना। दो कार्बन हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है। जब वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव पार्ट उन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे, तो दूसरे के साथ जो है वो H पॉजिटिव आयन जो अटैच हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन से रिलेटेड ही है, एडिशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन ऑफ हैलोजेंस। सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 क्या होता है कि इसमें आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? अल्कीन के साथ। मैंने आपको बताया था कि आपने जो हेडिंग होती है, हेडिंग को एक दफ़ा समझ लें उसको अच्छे से, तो उसका प्रोडक्ट बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। अब जो इसकी हेडिंग्स हैं उसी से आपका रिएक्टेंट बन रहा है कि आपने रिएक्शन करना है अल्कीन के साथ किस चीज़ का? H2SO4। आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अल्कीन के अंदर ऐड करना है तो आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, जिसमें अल्कीन को सबसे पहले आपने ट्रीट करना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कि एक H2SO4 एक डाइल्यूट फॉर्म में होता है, कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड में क्या फ़र्क है कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है कि आपने H2SO4 का सोल्यूशन तैयार किया लेकिन उसमें वाटर की कॉन्सनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4। और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, कि मतलब क्या है कि वाटर की कॉन्सनट्रेशन जो आपने H2SO4 का सॉल्यूशन तैयार किया इसमें वाटर की कॉन्सनट्रेशन जो है बहुत कम है और H2SO4 ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, अल्कीन आपने ली, अल्कीन आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे इथीन, मीथीन, प्रोपीन कोई भी लेंगे। अल्कीन को आपने ट्रीट करना है H2SO4 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे आप H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, साथ में आपको इसके लिए जो है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, जब इसका रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल का मतलब, अल्काइल ग्रुप को आपने स्टडी किया होगा कि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अल्काइल ग्रुप के अंदर आपके पास कोई भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आ सकता है। मीथेन से वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप एडिशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मीथेन नहीं आता। इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है अल्कीन का? इथीन होता है। तो मतलब यहाँ पे आएगा अल्काइल से रिलेटेड एथाइल ग्रुप आ सकता है, या प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, कोई भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? हाइड्रोजन तो इसका तो पता है ना, हाइड्रोजन का कि H एक हाइड्रोजन आइटम है, और सल्फेट क्या होता है? SO4 डबल नेगेटिव, ये सल्फेट आई। तो मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा एथाइल, मिथाइल, ये अल्काइल ग्रुप को ही होना चाहिए। हाइड्रोजन और सल्फेट जो है ये आइंस अगर होंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट जो इसका स्टेप होगा उसमें आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, हम इसको बॉयल करते हैं, इसको टेम्परेचर दिया जाता है, इसको बॉयल किया जाता है और उसी के साथ साथ इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही वाटर को ऐड करते हैं, जैसे आप इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन भी बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो आप करेंगे इसके अंदर H2SO4 को ऐड करेंगे, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, मतलब ये H2SO4 उस बॉइलिंग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा? अल्कोहल।
तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, या इसकी हेडिंग के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल। तो कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का तो आपको पता है कि अल्कोहल वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हो, उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप मैंने बता दिया, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी होगा, उसके साथ अगर आप OH लगा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। अब उसके साथ एक वर्ड लिखा है कोरेस्पोंडिंग का। तो ये कोरेस्पोंडिंग क्या चीज़ होती है, कोरेस्पोंडिंग का मतलब है कि आपने जिस तरह का रिएक्टेंट लिया था उसी तरह का आपके पास अल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके रिएक्टेंट में जो अल्कीन है ये 2 कार्बन वाली है तो आपका अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला बनेगा। अगर आपके पास जो अल्कीन है वो 3 कार्बन वाली है तो आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो भी 3 कार्बन वाला होगा। मतलब प्रोपीन आपने ली तो प्रोपानोल बनेगा, अगर ब्यूटीन ली है तो ब्यूटानोल बनेगा, अगर पेंटीन ली है तो पेंटानोल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग कि जिस तरह की आपका रिएक्टेंट है उसी तरह का आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं उससे। अब इसका सबसे पहले रिएक्शन है, इसमें देखें ये स्ट्रक्चर जो है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है H2SO4 को। ये बेसिकली क्या है, H2SO4 ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि सल्फर सेंटर में है। सल्फर की प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लें कि सल्फर आपको कहीं पे जो है 2 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, यही सल्फर कहीं पे 4 बॉन्ड बनाता है और यही सल्फर जो है कहीं पे 6 बॉन्ड्स बनाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। 2 बॉन्ड आपको कहाँ पे नजर आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस होती है। तो ये इसमें कितने सल्फर 2 बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो इसका मतलब इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखें SO2, ठीक है, तो इसमें सल्फर के कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स। कैसे कि सल्फर जो है 2 ऑक्सीजन एटम से अटैच है, तो एक ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स। तो इस फॉर्म में इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और इस फॉर्म में इसके पास 1 लोन पेयर होते हैं, इस फॉर्म में इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। अगर आप सल्फर को देखेंगे वो 6 बॉन्ड कब बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ H2SO4। और भी इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट हम इसकी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को स्टडी करें ताकि हमारा कंसेप्ट बन जाए। अब सल्फर 6 बॉन्ड कब बना रहे हैं, H2SO4 की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है कि सल्फर सेंटर में है और उसके दोनों साइडों पे 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो 4 बॉन्ड्स इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए और 2 बॉन्ड्स हैं, इधर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको कलेक्ट करेंगे तो H कितने हैं, 2 हैं, H2SO4, ऑक्सीजन 4 है। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, क्या आपको पता है कि यहाँ ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये इथीन है, 2 कार्बन है, तो इथीन में ये एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इनमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है। ठीक है ना। जो पाई बॉन्ड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्सिस के ऊपर नहीं होती, वो एक्सिस के अप एंड डाउन होती है। और इस वजह से दूसरा इसके अंदर रीज़न ये आ जाएगी कि हेड टू हेड ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना आसान होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास ये जो अल्कीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, हमने पीछे स्टडी किया था। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह का काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। मतलब ये किसी पॉजिटिव सब्सटेंस को अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर सेकंड में जाकर उसका प्रॉपर प्रोडक्ट्स बनता है। आप देखें इसको, अब इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, ठीक है ना। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो या वो इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर वो इधर से हो सकता है। दोनों में से किसी एक साइड से आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं कि दोनों में सिमिलर कंडीशंस मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है इस सेकंड वाली कार्बन से, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हिस्सा बनेंगे, इस वाले कार्बन का बनेंगे, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस, ये जो पाई बॉन्ड है ना, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है H पॉजिटिव के साथ। अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है कि एसिड क्या होता है, एसिड वो स्पीशीज़ वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो ये आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा। अब इसमें ये बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में,
ठीक है ना। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आप लगाएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड इस जगह से ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्रॉपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। ये कार्बन क्या करता है? अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट करता है और ये अपने साथ मिलाता है इस H पॉजिटिव को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने इससे छीनी है कार्बन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, जब हाइड्रोजन इस फॉर्म में H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके किसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे H जो है, ये वाला H कहाँ से आया? ये एसिड से आया, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके साथ देखें, जैसे ही इसके साथ अटैच होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास आ गए ना, तो ये वाला कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब इसके ऊपर अगर आप इसका प्रॉपर इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करें, तो इस वाले कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले ली है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से जो बाकी सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप था, ये वाला पूरा ग्रुप, ये किस फॉर्म में निकलेगा? इधर से, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HSO4 सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। H2SO4 था, एक प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इस ऑक्सीजन के पास, HSO4 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? इसके साथ, इस पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच होगा, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बना है, जिसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे मैंने बताया था कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है। यहाँ पे अल्काइल एक जनरल वर्ड है। अगर जब आप एक रिएक्शन के अंदर जब उसको नाम देंगे, तो आप देखेंगे कि कितने कार्बन एटम्स हैं, तो अल्काइल की जगह पे आपने कार्बन एटम्स की स्ट्रेंथ बतानी है। तो कितने कार्बन एटम है? 2 हैं, तो 2 कार्बन एटम के लिए कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा? एथाइल। तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा? एथाइल, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ एक अटैच है, तो ये आ जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ ये पूरा ग्रुप कौन सा है? सल्फेट, ठीक है ना। तो ये इसके साथ लास्ट पे आप लिखेंगे, इसके साथ सल्फेट आ जाएगा, ये एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये बना हुआ है, हम इसको बॉयल करते हैं, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको बॉयल करना है। जब इसको आप बॉयल करेंगे, तो इसी के अंदर फिर आप वाटर को ऐड करेंगे, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। तो जो है ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ जो है उसका रीजन जो भी बनेगा वो साथ में रिलीज हो जाएगा। अब देखें, ये एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। वाटर का क्या होता है कि वाटर को हम तो एक तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, H2O। अगर इसको ओपन करके लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H&OH, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, तो दोनों में से ये जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इसका जो ये पार्ट बना हुआ है एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का, अगर इसके बॉन्ड्स को अगर आप कंपेयर करें, तो देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और सल्फर का, ये जो दरमियान में एक बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन और सल्फर का जो बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह से, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव क्रिएट होगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, और सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या करेगा? अपने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डोनेट करेगा इस H पॉजिटिव को, क्योंकि नेगेटिव है, और इधर से पॉजिटिव के साथ ही इसने अटैचमेंट करनी है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है इससे बॉन्ड को तोड़ के ये किसके साथ अटैच हो जाता है? इस H पॉजिटिव के साथ। तो ये H पॉजिटिव आकर इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो आपके पास एक प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, ये एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अब देखिए सल्फर का यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना ऑक्सीजन के साथ जो था, अब सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। अब सल्फर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो पॉजिटिव स्पीशीज है ये वाली सल्फर जो है,
तो इसके साथ कोई नेगेटिव स्पीशीज आकर अटैच हो सकती है, कोई दूसरी पॉजिटिव स्पीशीज के साथ अटैच नहीं हो सकती। तो आप देखें आपके उस सॉल्यूशन के अंदर दूसरी क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन तो है H पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे अटैच होगी ना ऑक्सीजन के साथ। दूसरा क्या है ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस सल्फर के साथ, सल्फर पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, इसकी जगह पे OH लगेगा, तो आपके पास फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा H2SO4 का। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर लास्ट पे H2SO4 रिलीज हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। तो देखें जो दूसरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने बनाया वो कौन सा है, अल्कोहल। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अल्कोहल क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर लास्ट पे OH लगा हो तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ये अल्काइल है, एथाइल, साथ OH ग्रुप है, तो अगर इसका आप प्रॉपर नेम लिखेंगे अल्कोहल का तो क्या बनेगा, इसका नाम आएगा कि 2 कार्बन है, एथ, इथेन से है OL, एथेनॉल। कैसे नाम दिया इसको, आप कार्बन की स्ट्रेंथ देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड लिखते हैं इथेन का। ठीक है, और अल्कोहल के लिए क्या होता है, जैसे अल्कोहल अगर लिखें अल्कोहल, इसके लास्ट पे क्या है OL। ठीक है, इसके लास्ट पे क्या है E है, आप E को हटा के E की जगह पे क्या लिख दें, OL। बाकी देखें ये है ना इथेन, E को हटा दिया, बाकी ये वैसा के वैसा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और E को हटा के क्या लगा दिया आपने, अल्कोहल के लास्ट पे OL था, E की जगह पे आपने OL लगा दिया तो आपके पास बन गया एथेनॉल। अगर 3 कार्बन हो तो क्या बनेगा, प्रोपेन, E को हटा दिया, OL की कंडीशन, अल्कोहल की कंडीशन OL है तो आपने OL लगाना है, प्रोपेन के लास्ट पे E को हटा के आपने उसकी जगह पे क्या लगाना है, OL, तो प्रॉपर क्या बनेगा, प्रोपानोल। इसी तरह से ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, कोई भी इस तरह से नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन निकलेगा, अटैचमेंट होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको आप बॉयल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फिर आपके पास प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा और साथ ही H2SO4 रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस कौन से होते हैं, हैलोजेंस का आपको पता है कि हैलोजन का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7 पीरियोडिक टेबल के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होते हैं हैलोजेंस। ठीक है ना, हैलोजेंस बेसिकली हम इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं कि हैलोजेंस हमें 2 फॉर्म्स में मिलते हैं। वैसे इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन जो हम मोस्टली अभी स्टडी करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपने हैलोजेंस जो है ना, ये आपको हैलोजन आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ। अब देखें सबसे पहले क्या होता है कि हैलोजेंस कौन से हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि हैलोजेंस F2Cl2Br2I2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हैलोजेंस हैं। ठीक है, अब ये हैलोजेंस की रिएक्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है, देखिए प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने रिएक्टिविटी हैलोजेंस की कब देखी थी, वो एसिडिक फॉर्म में देखी थी। एसिडिक फॉर्म में इनकी रिएक्टिविटी और इनके अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब हैलोजेंस को अगर हम देखते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कि जैसे ये F फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, जैसे क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बना हुआ है, तो इस फॉर्म में जब आप इसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं, F2 इज़ द हाईली रिएक्टिव, इसका जो रिएक्शन होता है वो वाइगोरस होता है, वाइगोरस रिएक्शन, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है। आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन के F2 के जो रिएक्शंस होते हैं ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये समझ लें कि जब भी आप F2 को रिएक्ट करवाते हैं उसके साथ अल्कीन वगैरह के साथ, तो एक धमाके से रिएक्शन होता है, धमाका हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। और लास्ट पे देख लें आयोडीन को, तो अगर आप आयोडीन के देखें तो आयोडीन के जो रिएक्शंस होते हैं, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो आयोडीन के जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत स्लो होते हैं, वेरी स्लो, या अगर रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व पहले से होता नहीं है, अगर हो तो बहुत जो है स्लोली रिएक्शन होता है, या हम दूसरा कह सकते हैं कि कैन नॉट रिएक्ट। ठीक है, अब बच गए क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो 2 एटम्स हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन शो करते हैं,
तो हमारे जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें हम या तो क्लोरीन को यूज़ करते हैं या फिर ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था इस फॉर्म में हैलोजन के अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर हम इन हैलोजन्स को एसिडिक नेचर अगर इनकी चेक करें ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं। वहाँ पे हमने कहा था कि HF एक इसका एसिड बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है और HI बनता है। ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर इसका उलट था। वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, HBr की उससे कम है, HCl की उससे कम है और HF की उससे कम है। मतलब अगर आप इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखना चाहें तो इसमें फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका उलट हो जाएगा, HI इज़ मोर रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि जब इसमें है कि प्रोटॉन ने निकलना है यहाँ से, तो इसमें एसिडिक नेचर इसके उलट है इसके अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म के नेचर से। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है, ये याद रखेंगे आप। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एडिशन ऑफ हैलोजन्स को, ये अब हम हैलोजन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम हैलोजन्स को रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ कराते हैं? अल्कीन। अल्कीन कोई भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का वर्ड हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर अल्केन के अंदर भी हमने स्टडी किया था। तो ये वही चीज़ है। विसिनल क्या बताया था मैंने कि विसिनल क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। मतलब क्या हुआ कि दो कार्बन जो एक दूसरे के करीब हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विसिनल का। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन, ये दो कार्बन, अगर इस जगह पे दो हाइड्रोजन्स आकर अटैच हो जाते हैं तो हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे विसिनल का। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा होता है कि ये कार्बन है, इसको छोड़ के ये जो हाइड्रोजन है किसी और कार्बन में जाके अटैच होता है उसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो आपका ग्रुप बना है ना, ये प्रोडक्ट बना है, ये विसिनल नहीं है। तो विसिनल का वर्ड कब यूज़ करना है? जब ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन, जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब कार्बन होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अगर उनके साथ ये ग्रुप से अटैच हो जाते हैं, तब जो आप वर्ड यूज़ करेंगे तब आप विसिनल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्स का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप हाइड्रोजन्स के लिए एक जनरल फॉर्म में एक्स यूज़ करते हैं। एक्स का मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन इस प्रोडक्ट के बनने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट कौन सा आप इसके अंदर यूज़ करेंगे? इनर्ट सॉल्वेंट कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन पोलर हो, जैसा कि यहाँ पे जो रिएक्शन के अंदर बड़ी आसानी से इन्वॉल्व ना हो। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ठीक है ना, तो ये आप इस जो है सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए टेम्परेचर भी यहाँ पे रिक्वायर होता है। कितना टेम्परेचर देते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये बेसिकली इसको रूम टेम्परेचर का नाम भी दिया जा सकता है। रूम टेम्परेचर पे ये जो है रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर, या फिर आप लिख सकते हैं टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से प्रोसीड करेगा? देखें, अल्कीन सबसे सिंपल फॉर्म है इथीन। ठीक है ना, हमने इथीन ली और इसका रिएक्शन करवाया X2। X2 का मैंने अभी बताया। X2 क्या चीज़ होगी? X2 हमारे पास जो है हैलोजन्स की कोई भी फॉर्म हो सकती है जो आसानी से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैंने बता दिया आयोडीन का रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता, ये तो पहले से इसका रिएक्शन होता नहीं है। अगर ये रिएक्ट कर भी जाए तो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, जिसको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना, और फ्लोरीन का भी बता दिया कि फ्लोरीन जो है इसका वाइब्रेस रिएक्शन होता है, तो इसको भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना। तो हम कौन से रिएक्शन, कौन से जो है हाइड्रोजन्स को यूज़ करते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन को रिएक्शन के अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे X2 का मतलब, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, Cl2 की फॉर्म में या फिर Pr2 की फॉर्म में। जब आप इसको अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन सा? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो सिंपल इसका जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों क्या है, ये भी दो एक्स आपस में अटैच हैं, जो कि दो Cl के एटम्स हो सकते हैं, दो ब्रोमीन के एटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का बॉन्ड एक्स के साथ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? जैसे इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। तो इधर से एक जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड।
ठीक है। ये कैसे अटैचमेंट होती है, किस तरह से आगे प्रोसेस होता है, ये मैकेनिज्म के अंदर आपको पता चलेगा। जस्ट अगर रिएक्शन लिखना हो तो रिएक्शन को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने हैं, दो हैं, एक्स और एक्स, दो रिएक्टेंट जो आपस में अटैच हैं, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। तो एक इधर से एक्स एक कार्बन के साथ, दूसरा एक्स दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो वैलेंसी भी उनके सेटिस्फाई हो जाएगी, आपके पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है कि सबसे पहला काम क्या करना है हम इस मैकेनिज्म जब इसका ड्रॉ करते हैं विसिनल डाइहाइलाइड का या एडिशन ऑफ हैलोजेंस का जो प्रोसेस हम करते हैं, उसमें हमने जो दूसरा रीजेंट लिया है ना, तो रीजेंट को पोलराइज किया जाता है। पोलराइज का मतलब क्या होता है कि पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, इसको पोलराइज हमने किया। तो पोलराइज का मतलब क्या होगा, पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी हो और नेगेटिव पार्ट भी हो, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ना, सिंपल कोई भी आप ले लें, जैसे HCl है, हम बोलते हैं कि ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नजर आएगा, और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। वो तमाम कंपाउंड जिन पे चार्जेस आ सकते हैं वो पोलर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो डायपोल फोर्सेस फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, वहाँ पे आपने इस चीज़ को स्टडी किया होगा इंफ्रामोलेकुलर फोर्सेस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर आप प्रॉपर इसकी शेप बनाना चाहें तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पास पोलर सब्सटेंस है। ठीक है ना। तो आपका ये जो ब्रोमीन है ये बेसिकली जो सिमिलर एटम से जो बनते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर की शेप किस तरह से होती है, वो हम उनको इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। क्यों? इसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट सेपरेट नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली ये ब्रोमीन है ना Br2 की फॉर्म में, तो ये बेसिकली जो है ये X2 लिखा है, ये Br2 इसी तरह से इसको मैंने ओपन करके लिखा है Br की फॉर्म में। ये बेसिकली क्या होता है, ये नॉन पोलर ही है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको पोलराइज करना है। तो पोलराइज का मतलब क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्पर्स होती है, किसी एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, किसी एक साइड पे कम हो जाती है। मतलब पोलराइज का मतलब है कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा और इसी के अंदर नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल था वो क्या हो चुका है, पोलर हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। ठीक है ना। अब ये किस तरह से होता है, अब साथ क्या चीज़ है, इसके साथ अल्कीन मौजूद है जो कि इथीन की फॉर्म में है। तो इसका ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है इसका। अब इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, अभी मैंने बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है वो जो है वीक बॉन्ड होता है, बड़ी आसानी के साथ ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है या फिर इस कार्बन से यहाँ से ब्रेक होगा या फिर इधर से ब्रेक हो सकता है, कहीं से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये बॉन्ड जो है इधर से ब्रेक होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक होगा ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट बना हुआ है ना, इस रिएक्शन के दौरान पोलराइज की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये रिएक्ट करता है, और इसमें से देखें दो पार्ट है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ब्रोमीन का एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट बन जाता है। तो जो ब्रोमीन जो पॉजिटिव फॉर्म में है वो जाके रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ, पॉजिटिव पार्ट जाके रिएक्ट करेगा। अब देखिए इसका रिएक्शन किस तरह से होगा। अब जो अल्कीन है, अल्कीन किस तरह का रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो जो ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसको। ठीक है। तो आपका जो ब्रोमीन है वो पोलर फॉर्म में है कि पॉजिटिव पार्ट भी है, उसके पास नेगेटिव पार्ट भी है। तो इसने किसके साथ अटैचमेंट शो करनी है, तो इसने अटैचमेंट शो करनी है पॉजिटिव पार्ट के साथ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन जब होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का आपस में होता है। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अल्कीन है इसने पाई बॉन्ड के थ्रू रिएक्ट करना है इस पॉजिटिव पार्ट के साथ, इसको अपने साथ मिलाना है और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब इस Br को जब इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो इनके दरमियान आपस में बॉन्ड बना हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इस दूसरे ब्रोमीन को। ठीक है ना। तो दूसरे ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो Br ब्रोमीन पॉजिटिव फॉर्म में है ये अटैच हो जाएगा अल्कीन के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन। ठीक है ना। तो इस तरह से अटैचमेंट शो करता है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने तो एक बॉन्ड बनाना होता है ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन के दो बॉन्ड कैसे बने, और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, हालांकि हैलोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, और लास्ट पे आपके पास जो Br नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये कैसे ही आता है, आप इस तरह से समझें कि ब्रोमीन जितने हैलोजन जितने भी होते हैं ना, हैलोजन्स को हम यहाँ पे ना एक एक्स की फॉर्म में शो कर लेते हैं, ये हैलोजन्स हैं। तो हैलोजन जितने भी हैं सबके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 एंड 3, हर एक हैलोजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है ना। अब जिस तरह आपने देखा होगा, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम देखें कि H2O आपने देखा है कि वाटर का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। आपने एक और स्ट्रक्चर देखा होगा जैसा कि H3O पॉजिटिव, ये क्या चीज़ है, ये भी वाटर ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं उसका एसिडिक वाटर। यहाँ पे इसके साथ एक प्रोटॉन आता है इसके करीब, ये लोन पेयर इसको डोनेट करके अपने साथ अटैच कर देता है, और इस क्योंकि लोन पेयर कहाँ से निकले हैं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम इसको कलेक्टिवली लिखते हैं H3O पॉजिटिव। इसी तरह से है ब्रोमीन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। जब ब्रोमीन जहाँ पे अटैच हो जाता है तो साथ वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, देखें ये कार्बन ने अब ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लिया, तो साथ वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वो कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ब्रोमीन के जो लोन पेयर्स होते हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ब्रोमीन के लोन पेयर इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब चार्ज किसके ऊपर आ जाता है, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। ब्रोमीन पे चार्ज क्यों आया, क्योंकि ब्रोमीन के लोन पेयर यहाँ पे यूज हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इस वजह से ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ये बात याद रखनी है, ब्रोमीन पे चार्ज क्यों आया, क्योंकि ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर डोनेट करके साथ वाले पॉजिटिव कार्बन को न्यूट्रल कर दिया, और उसने लोन पेयर डोनेट किए, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और साथ ही ये जो Br है ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। अब ये जो Br है नेगेटिव की फॉर्म में है, अब इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, या एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये अटैक करेगा, अब देखें इसके नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। एक बात आप लोग याद रखेंगे, जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज आएगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले की निस्बत बढ़ चुकी है, वो पहले भी एक भूखा था तो उसको मज़ीद भूख लगी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसको पहले चाहिए थे, ठीक है ना। अब जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत पड़ी है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बढ़ चुकी है। तो ये क्या करेगा, अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच नहीं होगा। अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका मतलब इसके ऊपर हाईली नेगेटिव है, आप ये समझिए कि हाईली नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसके ऊपर जो चार्जेस साथ वाले एटम्स के ऊपर कार्बन के ऊपर क्रिएट होंगे, तो इनमें से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, दोनों कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो Br नेगेटिव है ये दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ जाकर ये अटैच हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये Br नेगेटिव अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Br को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, नहीं क्योंकि इसके लोन पेयर यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो ब्रोमीन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर अपने लोन पेयर को पूरा कर लेगा, ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एक Br जो यहाँ पे इस तरह अटैच है, दूसरा उसकी दूसरी साइड पे जाके अटैच हो जाता है। तो आपको पता है कि जो सिमिलर चार्जेस अगर अपोजिट साइड पे आ जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ट्रांस होता है। तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसका नाम क्या बनेगा, इसको मैंने नाम दिया 1,2-डाइब्रोमो इथेन। 1,2-डाइब्रोमो इथेन किस तरह नाम दिया कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से करें, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और इस साइड पे भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ इधर से 1 ये 2, तो क्या नाम बनेगा, 1 2 दो ग्रुप हैं, कौन से हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो वर्ड यूज़ करेंगे, 2 हैं तो 2 के लिए कौन सा आपने जो है यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं। तो 1 2 कितने 2 हैं, डाई, कौन से ग्रुप हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, कितने कार्बन हैं 2 हैं, तो क्या आ जाएगा, इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ANE इथेन आ जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, रिएक्शन हम क्यों करते हैं, ये रिएक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो आप उसके अंदर ब्रोमीन को ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन का अगर रिएक्शन हो जाता है, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो चुका है, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो रिएक्शन होगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ब्रोमीन ने उसके साथ रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बन चुका है और उस सॉल्यूशन का डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है। तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है।